तो कल तक हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। राष्ट्रीय उद्यान कुछ देखे थे, कौन सा राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है उसके बारे में हम लोग देखे थे। पवित्र उपवन क्या होता है? भारत में सांस्कृतिक वन धार्मिक परंपरा का इतिहास प्राकृतिक रक्षा करने पर जोर देता है। कई संस्कृतियों में पवित्र उपवन बनाने की परंपरा रही है। इस तरह से उपवन के लिए अलग भूभाग छोड़े जाते थे और उस उपवन से किसी को भी लकड़ी काटने या अन्य उपयोग के लिए पादपों का उपयोग करने के मनाही रहता था। देखो, एक ये बोल सकते भारतीय संस्कृति या सभ्यता का असर है, जो कि एक जगह होता था जिसमें एक घेर दिया जाता था, वहाँ पे पूजा पाठ या कुछ भी लोग करते थे, उसमें पूरी तरह से लकड़ी काटने का इजाज़त नहीं था। ठीक उसी को हम लोग पवित्र उपवन के नाम से जानते हैं। इस तरह के पवित्र उपवन या आश्रय मेघालय की खासी तथा जनजातीय पहाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ के सरगुजा, चंदा एवं बस्तर क्षेत्रीय तथा कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट सम्मिलित है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कुछ नाम दिया हुआ है जहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इसका जो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पवित्र उपवन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो मेघालय के खासी में मिल जाता है, जय जातीय पहाड़ी में मिलता है, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। इसे कुछ जगहों का नाम दिया हुआ है। अब हम लोग देखो इन सिटू के बारे में पढ़ रहे थे। इन सिटू के बारे में पढ़ रहे थे। इन सिटू का मतलब बता दिया गया कि वैसा स्थान जो प्राकृतिक रूप से जीवों का स्थान है और उसको संरक्षित कर लिया जाता है सरकार के द्वारा, मतलब उसको संरक्षित कर लिया जाता है, उसमें हस्तक्षेप बंद कर दिया जाता है, उसको हम इन सिटू के नाम से जानते हैं। एक्स सिटू का मतलब बताया गया था कि क्या होता है, जब वैसा ही प्राकृतिक स्थान जब बनाया जाता है, ये पहले से नहीं रहता है, बनाया जाता है और उसमें जब किसी जीव जंतु को रखा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स सिटू कहते हैं। उसका संरक्षण हम लोग किस प्रकार से करें उसके बारे में दिया हुआ है। स्थानीय संरक्षण के आपत्तिग्रस्त पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक वास स्थान से हटाकर अन्य, इसमें क्या किया जाता है, जो भी पादप बहुत कम संख्या में रह गया, जो संकटग्रस्त के अंतर्गत आता है, कोई भी जंतु जो बहुत कम संख्या में हो गया, ये सब जंतुओं को ले जाकर इसी स्थान पर रखा जाता है और उसमें इसका संरक्षण किया जाता है और उसको उसमें उसका जन्म स्थान भी बनाया जाता है कि वो अपने आप को प्रजनन कर सके, तब उसको विलुप्त होने से बचाया जाता है। इस प्रकार से करके जैव विविधता संरक्षण को अग्रलिखित चार्ट द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। तो एक चार्ट दिया हुआ है। जैव विविधता का संरक्षण दो तरीका से किया जाता है, पहले से बताते आ रहे इन सिटू संरक्षण और एक्स सिटू संरक्षण। इन सिटू में सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है। सुरक्षित क्षेत्र कौन कौन सा बनाया जाता है इसमें दिया हुआ है, तो ये पहले से रहता है। इसको खाली क्या किया जाता है, सरकार द्वारा इसका घेराव कर लिया जाता है और इसमें एक्सटर्नल वर्क को रोक दिया जाता है, इसमें कोई भी इंसान द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। कौन कौन सा चीज़ बनाया जाता है, पवित्र उपवन जो ऊपर में देखें हमें, सुरक्षित जैव मंडल बनाया जाता है, बायो रिजर्व, नेशनल पार्क, बहुत सुने होंगे आप लोग नाम। नेशनल पार्क बनाया नहीं जाता, पहले से रहता है, उसको रिजर्व कर लिया जाता है किसी भी जीव के लिए। पशु विभाग होता है, सेंचुरी, जो कि ये सब चीज़ें है, तो ये सब चीज़ें प्राकृतिक है, ये अपने से नहीं बनाया जाता। लेकिन जो बाह्य स्तर संरक्षण जो दिया जाता है ये बनाया जाता है। इसमें क्या क्या जाता है, बोटानिकल गार्डन आता है, जो जूलॉजिकल पार्क भी आता है इसमें, सीड बैंक या फील्ड जीन बैंक या क्रिप्टो प्रिजर्वेशन तो इसे बनाया जाता है, जो कि सजीवों को संरक्षित यहाँ पे किया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, तो वही जो संकटग्रस्त प्रजाति होता है उसको बचाने के लिए सब चीज़ें किया जाता है और वहाँ पे आसानी से ये अपने आप को प्रजनन कर सके, वैसा माहौल वहाँ पे बनाया जाता है कि उस माहौल में वो अपने आप को प्रजनन करके अपने आप को ग्रोथ कर सके। ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। ये जो संरक्षण करने का उपाय है वो क्या क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। संरक्षण के उपाय, कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। जैव मंडल के व्यापक विनाश के कारण वन जीवों के विलुप्त होने के संकट अत्यधिक गहरा हो गया है और वन जीवों के संरक्षण के निम्नलिखित उपाय
सुझाव दिए गए हैं किस प्रकार से उसको संरक्षित कर सकते हैं। जैसे हुआ क्या है, विजय मंडल का व्यापक विनाश किया गया है, बहुत सारे वनों को विनाश किया गया है, जिसके कारण बहुत सारे रहने वाले वनों में जीव क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में दिया गया। सबसे पहला दिया गया है वन जीवों को उनके प्राकृतिक वास स्थान को संरक्षित किया जाए, जो उसका प्राकृतिक वास स्थान उसको संरक्षित करके रखा जाए, वो खत्म न होने दिया जाए। प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान बनाकर वन जीवों को लुप्त होने से बचाया जा सकता है। वही यहाँ पर दिया हुआ है, प्राणियों को रखने की जगह वनस्पति मतलब क्या होता है, जहाँ पे पेड़ पौधा रखा जाता है तो वहाँ पे इसको रख कर इसको लुप्त होने से बचाया जा सके। अप्रतिग्रस्त स्पेसीज के संरक्षण के विशेष उपाय किया जाना चाहिए और उन जीव जंतुओं के लिए विशेष उपाय किया जाना चाहिए जो अपनी जाति का अकेले सदस्य है। देखो ऐसा जीव जो कि अपनी जाति का अकेले सदस्य हो चुका है, बहुत कम सदस्य हो चुका है, तो उनका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। उपयोगी पौधों तथा जानवरों के जंगली संबंधियों का पता लगाकर उनका संरक्षण आवश्यक है। तो उपयोगी पौधा या जानवर जो भी है उसके जंगली संबंधी जितने भी है सभी का पता लगाकर उसको संरक्षित करके रखना जरूरी है, क्योंकि वे बाद में जीन बैंक का कार्य करेगा। तो किसका काम करेगा, जीन बैंक, उससे जीन प्राप्ति हो सकती है। अलग अलग जीन का हम लोग देख सकते हैं, उसके अलग अलग वैरायटी का जीन हम लोग को देखने को मिल सकता है। आगे दिया प्रवासी पशु पक्षियों को घोंसलों तथा वास स्थानों को सुरक्षित विशेष ध्यान दिया जाए। प्रवासी मतलब होता है जो दूसरे जगह से आया हुआ रहता है, तो उसका घोंसला उसका वास स्थान पर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। ये पशु पक्षी आश्रय तथा प्रजनन के लिए अलग अलग प्रकार के वास स्थानों का उपयोग करते हैं। तो अभ्यास है कि अपने आप वहाँ पे रहने के लिए या प्रजनन करने के लिए अलग अलग वास स्थान बनाते रहते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए उन लोगों का आवास स्थान को जरूर से ध्यान देना चाहिए। प्रवासी पशु पक्षी अगर एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो उन देशों के बीच पशु पक्षियों की रक्षा का उपाय किया बताया जाता है कि प्रवासी जो पशु पक्षी होता है तो ये एक देश से हमेशा दूसरे देश जाते रहता है, तो उनका कोई भी नुकसान ना हो उसका रक्षा करने के लिए ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो उस देश वाले से बात कर लेना चाहिए कि हम अगर पक्षी यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो सुरक्षित रहे, उसको कोई हानि न पहुँचाया जाए। आगे दिया हुआ है वन जीवों तथा पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय कानून से नियंत्रित किया जाना चाहिए। वही चीज़ ये बोला जा रहा है कि वन जीव जो होते हैं उसको बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार करते हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको नियंत्रित करना चाहिए। अवैध व्यापार करने पर कानूनी सजा भी होना चाहिए कि कोई अवैध व्यापार कर रहा है किसी भी सजीव को या पेड़ पौधा को तो उससे रोकना चाहिए और उसके लिए सजा का भी प्रबंध करना चाहिए। एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जिससे आम जनता को संरक्षण की महत्व तथा उसके उपायों की जानकारी दी जा सके। एक ऐसा तंत्र विकसित कीजिए जिनमें जनता को संरक्षण का महत्व मतलब जनता को ये बताया जाए कि हम लोग पेड़ पौधा को कैसे संरक्षित करके रख सकते हैं और उससे हम लोग क्या क्या फायदा है इसके बारे में जानकारी जरूर जनता को पास जाना चाहिए। ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए। विविधता का संरक्षण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में परितंत्रों का सर्वेक्षण का रेड डाटा बुक का प्रकाशन कर उनका सम्मिलित पौधे के बारे में आम जनता को जानकारी। देखो जो रेड डाटा बुक बनाया गया जिसमें जो संकटग्रस्त प्रजाति है उसको इसमें इसका नाम दिया गया है। अब ये हर एक जगह छपेगा, हर एक लोग पढ़ेगा, तभी जाके जनता में ये न्यूज जाएगा, तब जाकर हम लोग और अच्छे से संरक्षित कर सकते हैं किसी भी पेड़ पौधा या जीव जंतु का। अंततः कहीं वह पौधा किसी ने लगाया हो और इस प्रकार उस पौधे का विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। अब देखो रेड डाटा बुक में ऐसा भी दिया हुआ है कि जो विलुप्त हो चुका है उस चीज़ के बारे में दिया हुआ है। मान लो लोगों को जानकारी होगा ये विलुप्त हो चुका है, फिर भी कहीं स्थान पर कहीं किसी को दिख गया है या कोई लगा के रखा हुआ है तो वहाँ पे इसका जानकारी दे सकता है और फिर इसकी जनसंख्या हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसलिए ऐसा करना जरूरी है। ईस्टर द्वीप में पाए जाने वाले पेड़ सफोरा टोरोमीरो 1972 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन रेड डाटा बुक के नाम से प्रकाशित होने के बाद यह पता चला कि ये पौधे नॉर्वे के अन्वेषक थोर हेयर्ड हल द्वारा लाए गए बीजों से
गॉटबॉर्ड वनस्पति उद्यान में लगाया गया था। और इस उदाहरण पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वनस्पति उद्यान को संकटग्रस्त और विलुप्त प्रयास पौधे को संरक्षित के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर एक दिया हुआ एग्जाम्पल कि एक पौधा का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा पौधा का, सोफारा पोरोमीरो। ये विलुप्त हो चुका था, ये घोषित कर दिया गया था रेड डाटा बुक में कि ये विलुप्त हो चुका है। लेकिन रेड डाटा बुक पढ़ने के बाद कुछ जगहों पे पता चला एक जगह कि ये पौधा यहाँ पे है, और तब जाके उसको फिर क्या किया गया, वनस्पति उद्यान में लगाया गया, उसकी संख्या में वृद्धि किया गया। आगे 8 नंबर दिया हुआ कि और कैसे हम लोग जागरूक कर सकते हैं, बचा सकते हैं जो भी संकटग्रस्त प्रजाति है उसको। फील्ड जीन बैंक की स्थापना की जाए जिससे पौधे को प्राकृतिक वातावरण में उगाया जा सके। किसी भी पौधे को प्राकृतिक वातावरण में उगाया जा सके और बीज बैंक बनाकर पौधे के प्रजातियों को अल्प अवधि तथा दीर्घ अवधि के लिए संरक्षित रखा जा सके। देखो, एक लिस्ट बनाया जाए जो कि पौधे को बचा के लिए और किसी पौधे को प्रजाति को अल्प अवधि या दीर्घ अवधि के लिए संरक्षित रखना जरूरी है। पौधे का जीवित जर्मप्लाज्म में बीज होता है, बीजों में भ्रूण लुप्त अवस्था में रहता है। तो बीज में जो भ्रूण होता है वो लुप्त अवस्था में रहता है, और बीज में जल की मात्रा कम से कम अगर बात करें तो 10 से 15% होती है। जब बीजों को -10 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तो ऐसी अवस्था में बीजों में किक्रो की कार्य शक्ति कम होती जाती है तथा बीजों में श्वसन भी कम हो जाती है। जो बीज जल की कमी एवं कम ताप के सहन कर लेते हैं उन्हें परिमाणित बीज कहा जाता है। अब देखो, बीजों को क्या किया जाता है, बहुत कम डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, -10 -20 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन इसमें बहुत सारे बीज क्या हो जाते हैं, इतना डिग्री सेल्सियस पर रखने के बाद ये श्वसन नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, मर जाता है। और जो बच जाता है, जो सहन कर लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रामाणिक बीज के नाम से जानते हैं। इसके विपरीत जिन बीजों की कम तापमान तथा कम ऑक्सीजन की स्थिति में मृत्यु हो जाती है, ऐसे बीजों को दशाश्रय बीज या रिकैप्सिडम बीज कहा जाता है। तो जो बीज मर जाता है उत्तर टेम्परेचर पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो 7 से बीज के नाम से जानते हैं। रिकैसिस्टेंट बीजों की फील्ड जीन बैंक में लगाकर सुरक्षित रखा जाता है, और इस प्रकार से जीन बैंक बनाकर पौधे का संरक्षित किया जाता है। वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो मर जाते हैं फिर भी उसका क्या किया जाता है, फील्ड जीन बैंक रखा जाता है, उसको लगाकर क्या किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, उसको खत्म होने नहीं दिया जाता है। आगे दिया हुआ है, उत्तक संवर्धन द्वारा लुप्त प्राय दुर्बल तथा संकटग्रस्त स्पीशीज के संरक्षित किया जा सकता है। अब देखो, ऐसा कोई जीव जो लुप्त हो चुका है या उसका संख्या दुर्बल है, लुप्त दुर्बल लिखा हुआ है, तो दुर्बल है मतलब उसकी संख्या बहुत कम है, संकटग्रस्त स्पीशीज में आ चुका है, वैसी चीज़ों को बचाने के लिए हम लोग कौन सा नियम अपना सकते हैं, उत्तक संवर्धन अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए उत्तक संवर्धन में क्या बताया गया है, किसी भी पेड़ पौधा का थोड़ा सा उत्तक ले लो तो उससे कितना सारे पेड़ पौधा का निर्माण किया जा सकता है। यही विधि अप्लाई किया जाता है, जो बहुत कम मात्रा में उसका उत्तक संवर्धन कराकर बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका पौधा उगाया जाता है। के लिए लाभकारी जिनमें बीज नहीं बनते हैं, जैसे केला, गन्ना, अरबी आदि, उत्तक संवर्धन द्वारा पौधे के क्लोन के लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। अब इसमें बीज ही नहीं बनता है, इसका उत्तक संवर्धन करके हम ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग कर लेते हैं। क्रायोप्रिजर्वेशन द्वारा जर्मप्लाज्म को -196 डिग्री सेल्सियस तक संग्रहित किया जा सकता है। अब ये एक दिया हुआ है, क्रायोप्रिजर्वेशन द्वारा किसी भी पेड़ पौधे या बीज को हम -196 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर सकते हैं, ग्रहण करके रख सकते हैं, इतना कम टेम्परेचर पर। बहुत कम तापक्रम पर जैविक क्रियाएं बहुत कम हो जाती है, और इस प्रकार उत्तकों को लंबे समय तक क्या किया जाता है, संरक्षित रख लिया जाता है, बचा कर रख लिया जाता है।
दुर्बल प्रजातियों को अन्य जीव तथा उनके उत्पादकों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर वन जीवों को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। कोई चीज़ लिखा हुआ है कि जो दुर्बल स्थिति में है और जो प्रजाति पूरी तरह से दुर्बल स्थिति में है उसके उत्पाद के निर्वात पर, क्या पर निर्वात मतलब यहाँ से दूसरी जगह भेजा जाता है, जब दूसरे कंट्री भेजा जाता है उसको हम लोग निर्वात कहते हैं। निर्वात पर अगर प्रतिबंध लगा दे तो उसको हम लोग यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बचा के रख सकते हैं। अब देखो, वन को संरक्षित करने के लिए अलग अलग नियम आया। क्या है? तो वन को संरक्षित करने के लिए अलग अलग नियम आया। जो सबसे पहले नियम आया वन संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था? 1980 में आया था। तो वन संरक्षण अधिनियम सबसे पहले 1980 में आया था। तो वनों के विनाश को रोकने के लिए तथा वन भूमि के नवेतर प्रयोजनों के हेतु अंधाधुंध प्रयोग को रोकने के लिए कानून बनाया गया। इस कानून के लागू हो जाने के बाद अब किसी वन भूमि का वनेतर प्रयोजनों हेतु इस्तेमाल से पूरे केंद्र सरकार से मंजूरी आवश्यक। देखो, वो जमीन किसी का भी है या वो वन किसी का भी है, लेकिन वनों को बचाने के लिए कानून ला दिया गया कि अगर उस वन भूमि पर कोई भी हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले केंद्र सरकार से क्या मंजूरी लेना पड़ेगा, तभी जाकर उसमें कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस अधिनियम को प्रभावशाली रूप से क्रियाशील करने के लिए पूरे क्षेत्र को 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में बांटा गया। तो ये वन को बचाने के लिए 6 कार्यालय बनाया गया है। एक बेंगलोर में, फिर भोपाल में, भुवनेश्वर में, लखनऊ में, शिलांग में, चंडीगढ़ में। तो ये 6 कार्यालय का निर्माण किया गया। बाद में ये तो वन का संरक्षण है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 में आया। और वन का पूछा जाए तो 1980 में आया। यह कानून पर्यावरण से संबंधित सभी विषयों के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था लागू करने तथा पुराने अधिनियमों कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। इससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, कैसे रखा जाए, इस पर चर्चा करने के लिए अधिनियम लाया गया। राष्ट्रीय वन एक नीति लाया गया। और ये नीति कब लाया गया? तो 1988 में लाया गया। ये नीति 1988 में लाया गया, राष्ट्रीय वन की नीति। एक नीति होना चाहिए किस प्रकार राष्ट्रीय वन को बचा कर रखा जा सकता है, उसके बारे में चर्चा किया गया। वन संरक्षण एवं वनाच्छादन के विस्तार और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और क्षेत्रित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वनों को प्रबंधन में लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तथा वन बंटवारे के आधार पर अवक्रमित वनों को सुरक्षा एवं पुनरुद्धार के द्वारा कार्य में ग्रामीण समुदाय और अनुसूचित वर्गों तथा ग्रामीण निर्धनों और स्वैच्छिक संगठनों की सहायता में सहयोग लेने के लिए नीति एक बनाया गया। तो नीति में क्या कहा गया? प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के निम्नलिखित सिद्धांत बनाए गए। वर्तमान और पूर्व काल में पौधों का वितरण। वर्तमान काल या पूर्व काल में मतलब बाद में पौधों का क्या किया जाए? वितरण किया जाए, फैलाव किया जाए। पौधों की संख्या में कमी। अब यहाँ पर देखा गया, सिद्धांत बनाए गए कि पौधों की संख्या में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। प्राकृतिक आवास और स्वभाव और वे उपलब्ध है अथवा नहीं है, इस पर ध्यान देना है कि प्राकृतिक आवास जीव जंतुओं के लिए उपलब्ध है कि नहीं है। ठीक, स्पेसीज को जैविकीय और विभव मूल्य मिल रहा है कि नहीं। कोई भी स्पेसीज है उसका जैवीय तथा विभव मूल्य प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी ध्यान देना है। तो इसके लिए राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया। आगे वैसे दिया है रेड डाटा बुक के बारे में। रेड डाटा बुक के बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आपत्तिग्रस्त प्राणी और पौधे को सूची एवं जानकारी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई है। इस रेड डाटा बुक का नाम दिया गया भारत सरकार के संस्थान बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रेड डाटा बुक प्रकाशित किया है। इसी प्रकार रेड डाटा बुक अन्य देशों में भी प्रकाशित हुई है, जैसे यूएसएसआर, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। ये सब क्षेत्रों में, ये सब देशों में ये सब प्रकाशित किया गया है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक 1000 से अधिक आपत्तिग्रस्त जातियों को सम्मिलित किया गया है। जिसमें आपत्तिग्रस्त प्रजाति है जिसको 1000 से अधिक प्रजाति को सम्मिलित करके रखा गया है, जानकारी दिया गया है। इस तरह से ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है।
तो बायोलॉजी ऐसा चैप्टर है कि इसको आपको बुक हमेशा रीड करते रहना पड़ेगा। आपको शब्द का मतलब समझ में नहीं आता तो शब्द का मतलब फिर हमसे पूछ सकते हैं। खैर इसमें हम जानकारी देते थे, इसमें हर एक चीज़ का मतलब लगभग बता ही देते हैं जिसका ज़रूरत होता है। इस तरह से बुक हमेशा रीड करते रहना होगा अगर चाहते हैं कि बायोलॉजी में हमको, इसलिए लिखने के लिए जो आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से अपने से बना कर लिख सकते, सिर्फ हिंदी लिखने आना चाहिए और साथ साथ अपने बायोलॉजी का बुक पढ़ने आना चाहिए, या बायोलॉजी का बुक हम जो बता रहे बार बार जो रिवीजन कर ले, अगर एक बार में नहीं समझ में आया है ये सब काम कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ बायोलॉजी में एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, उसको भी हम लोग ट्राई करेंगे कि 6 से 7 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी, उसके बाद पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।